सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आई अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पहले के वीडियोस में हम नेटवर्किंग के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट का एक अच्छा खासा जो पोर्शन है वो आईए के सिलेबस के अंदर है। आईए के साथ साथ और भी एग्जाम्स जो होते हैं उनके अंदर इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। तो आज हम इसके अंदर जो इंटरनेट का चैप्टर करेंगे उसमें होगा इंटरनेट की हिस्ट्री, उसके अंदर होगा इंटरनेट के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेट पे कंट्रोलिंग करते हैं, और साथ में होगा इंटरनेट में कनेक्शन के टाइप्स, जैसे कि डीएसएल क्या होता है, डायल अप क्या होता है, लीज लाइन क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट को पढ़ने के लिए हमें इसको 3 स्टेप में बांटना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है 1970 का, जिसके अंदर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बना था। टीसीपी एक अलग प्रोटोकॉल है, आईपी एक अलग प्रोटोकॉल है। टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों को मिलाकर बनता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो ये कब यूज हुआ था? 1970 के अंदर। तो पहला पार्ट तो इसका 1970 का पूरा ईरा होगा, और दूसरा होगा 1980, और तीसरा होगा 1990। 80 के अंदर हुआ था इलेक्ट्रॉनिक मेल और यूजनेट, और 1990 के अंदर हमारा जो वर्ल्ड वाइड वेब है जो टिम बर्नर ली ने बनाया था उसके बारे में। तो ये तीनों स्टेप्स के रूप में हम पूरा इंटरनेट की हिस्ट्री को समझ लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1970 वाला। सबसे पहले डारपा का मतलब होता है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये है किसका? है यूएस का। तो फुल फॉर्म है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो अगर इसका आपका डारपा नाम आता है तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उसमें यूएसए वगैरह नहीं है। तो डारपा नाम क्या केवल मतलब क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। और पूरा नाम वैसे है ये यूएस डिपार्टमेंट की जो डिफेंस एकेडमी था, जिसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में इस डारपा को ने जो कमेटी थी उसने एक इंटरनेट का एक स्ट्रक्चर तैयार किया था जिसको बोलते हैं आर्पनेट। तो डारपा ने क्या किया था? 1970 के अंदर डेवलप किया था आर्पनेट एज ए वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें क्या किया था? डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा था और एक डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ साथ भी उसको आपस में कनेक्ट किया था। अब ये हुआ क्या था? बेसिकली जो रिसर्च प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर जो साइंटिस्ट थे उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक जरिया चाहिए था। उस जरिए के लिए उन्होंने क्या किया? आपस में कंप्यूटर्स को एक दूसरे से क्या करा? कनेक्ट किया। तो फर्स्ट टाइम में नेटवर्किंग का जो काम हुआ कहाँ पे हुआ? ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के अंदर। अब उसके बाद में क्या हुआ? अब उसके बाद में जब वो नेटवर्क बन गया तो वहाँ पे चाहिए था एक प्रोटोकॉल जिसके द्वारा नेटवर्क के अंदर डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकें। तो उस समय जो प्रोटोकॉल बना वो क्या था? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये 2 प्रोटोकॉल है। टीसीपी का फुल नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये डेवलप हुआ था उसके अंदर ताकि जो कंप्यूटर है वो आपस में क्या कर सके? एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। तो टीसीपी आईपी हैज़ बिकम द प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरनेट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा टीसीपी आईपी। या फिर इंटरनेट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? उसका आंसर होगा टीसीपी आईपी। इन लेट 1970, अब 1970 की ही बात चल रही है, उस समय यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन। अब ये देखो क्वेश्चन इसमें बनते हैं फुल फॉर्म। एनएसएफ क्या है? फुल फॉर्म क्या है? नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसने क्या किया था? आर्पनेट का एक बड़ा सक्सेसर, मतलब उसका नेक्स्ट वर्जन निकाला। उसका पूरा नाम क्या था? एनएसएफ नेट। एनएसएफ नाम था इसका, उसके आगे जोड़ दिया नेट, एनएसएफ का नेट। तो ये हो गया एनएसएफ नेट। तो ये कब हुआ? 1970s के अंदर ये आया था। और ये क्या था? आर्पनेट का एडवांस वर्जन, विच वॉज ओपन फॉर यूज टू ऑल यूनिवर्सिटी रिसर्च ग्रुप्स। भाई उन्होंने डिफेंस अकादमी ने अपने खुद के लिए बनाया था, लेकिन बाद में जब एनएसएफ नेट उन्होंने बनाया तो उन्होंने क्या किया? इनको सब पूरे मार्केट के अंदर सब लोगों को इसमें खुली छूट दी कि आप इसको यूज कर सकते हो। जिसमें क्या थी? यूनिवर्सिटीज़ थी, लाइब्रेरीज थी और म्यूजियम थे। उन सब के अंदर इस नेट को लगाया गया और आपस में कंप्यूटर को आपस में अटैच किया गया। इंटरनेट ग्रू एक्सपोनेंटली व्हेन आर्पनेट वाज इंटरकनेक्टेड विद एनएसएफ नेट। तो जो आर्पनेट था बाद में बढ़कर क्या बना? वो एनएसएफ नेट। अब बात आती है 1980 की। 1980 के अंदर फिर इंटरनेट के लिए बहुत सी एप्लीकेशन बनी, जिसमें पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। तो
ईमेल का जन्म कब हुआ था? 1980s के अंदर हुआ था। न्यूज़ ग्रुप्स और एक तीसरा था फाइल ट्रांसफर फैसिलिटी, एक था रिमोट लॉगिन। ये सब चीज़ें किसमें हुई थी? 1980 के दशक के अंदर हुई थी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या करता था, पता है आपको? इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या करता है? आपके लिए जो मेल है वो कंपोज कर सकते हो, किसी को सेंड कर सकते हो और मेल मैसेज को रिसीव कर सकते हो। और जो दूसरी चीज़ है वो है न्यूज़ ग्रुप्स में क्या होता था कि लोग आपस में किसी टॉपिक पर एक दूसरे के साथ अपने जो इंटरेस्ट या व्यूज़ है वो क्या कर सकते थे? एक्सचेंज कर सकते थे। तो सेकंड वो चीज़ थी न्यूज़ ग्रुप्स, जिसे आजकल ब्लॉग भी कहते हैं। तीसरा है टेलनेट का मतलब था रिमोट लॉगिन, मतलब आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर आप रिमोट लॉगिन कर सकते हो, कहीं दूसरी जगह से उसके अंदर लॉगिन कर सकते थे। और चौथा था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका शॉर्ट में नाम क्या है? FTP। ये क्या करता था? फाइल को नेटवर्क पे, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ लिया जाता था। तो बेसिकली चारों चीज़ कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरे बाद में न्यूज़ ग्रुप्स, उसके बाद में टेलनेट और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब कहाँ आए थे? 1980 के अंदर। फिर बात आती है 1990 की। 1990 से बेसिकली मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँ 1989, यहाँ पर ये टिम बर्नर्स-ली का जो काम हुआ स्टार्ट हो गया था। तो 1990s के अंदर एक न्यू एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड वेब, WWW इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसने इंटरनेट में क्रांति ला दी थी। ये क्या था? दिस इज ए सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लिंकिंग डॉक्यूमेंट्स। किसी ये जो डॉक्यूमेंट्स है जिनको बोलते हैं वेब पेज, उनको बनाना, उनको ऑर्गेनाइज करना और आपस में लिंक करना, ये काम किसका था? WWW। किसने बनाया था? ब्रिटिश साइंटिस्ट था टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली जो W3C के अभी प्रेसिडेंट भी हैं और जो अभी बेसिकली सारा कुछ ये इन्हीं के अंडर में रहता है इंटरनेट। ए प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन हाइपर टेक्स्ट क्या है आपको पता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज होता है? जब आप वेब पेज बनाते हो तो उसके अंदर क्या, कौन सी लैंग्वेज बनाते हो? ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर आप बनाते हो। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर तो प्रोटोकॉल तो क्या होगा? प्रोटोकॉल है, लेकिन उसका जो वेबसाइट का जो डिज़ाइन होती है वो किसमें बनती है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हो सकता है मैंने भी पीछे बोल दिया हो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनाते हैं, दैट्स रॉन्ग। एक्चुअल में ये है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर वो बनता है वेब पेज और इंटरनेट पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो हो रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो HTML के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं कि 93 के अंदर जब ये बन चुका था करीबन ये WWW, उसके बाद 93 के अंदर मार्क एंडरसन ने बनाया था मोजेक ब्राउजर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला ब्राउजर कौन सा था? सबसे पहला ब्राउजर था मोजेक ब्राउजर। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था मार्क एंडरसन ने। ये जहाँ यहाँ तक की हिस्ट्री के बाद में अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसी बॉडीज गवर्नमेंट की, यानी जो इंटरनेट के अंदर काम करती है। तो पहली है इंटरनेट सोसाइटी, ICOSC। इसका काम क्या है? आप बेसिक इसके फुल फॉर्म याद कर लो तो भी इनफ है, काम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर बता देता हूँ आपको, पढ़ लेना। ये इन्फॉर्मेशन देती है इंटरनेट के बारे में और रेस्पॉन्सिबल है जितने भी स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स बनते हैं इंटरनेट के अंदर, वो सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? ISOC। फिर है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IAB। ये क्या है? इस IOC जो सोसाइटी है उसका है एडवाइजरी ग्रुप, मतलब ये एडवाइस कर देता है कि किस प्रकार से प्रोटोकॉल बनाने हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड रखने हैं। फिर होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। ये क्या करता है? ये बताता है कम्युनिटी ऑफ नेटवर्क डिजाइन, कैसे नेटवर्क डिजाइन किया जाए ऑपरेटर, वेंडर्स और रिसर्चर्स इनके लिए। दूसरा काम इनका रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, की इंटरनेट को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद में इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप, IESG। ये क्या करता है? जो भी इसने IETF में बनाया है उसको क्या करता है? रिव्यू करता है, रिव्यूज स्टैंडर्ड डेवलप बाय IETF। फिर आता है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, IRTF। इसके बारे में क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है। फोकस ऑन रिसर्च टूवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट को फ्यूचर में बढ़ाने के लिए पहले से उस पर क्या करता है? रिसर्च करता है। उसके बाद में इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, IANA, IANA जैसे शॉर्ट में बोलते हैं इसको, अलॉट्स IP एड्रेस टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन उनको और इंडिविजुअल्स पर्सन्स को जो अपने कंप्यूटर रखते हैं उनको नेटवर्क के अंदर उनको क्या प्रोवाइड करवाता है? IP एड्रेस। कौन? IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ये वाला। उसके बाद में अगला नाम है इंटरनेट NIC है, वैसे इसको बोलते हैं इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ये क्या था? डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। आपको डोमेन नेम के बारे में आगे बताऊंगा मैं कि DNS सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन क्या होता है। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि रेस्पॉन्सिबल है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए कौन? इंटर NIC। और लास्ट में है W3C, जिसके बारे में बताया था टिम बर्नर्स-ली का जो ये W3C है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये ध्यान रखना, इसको याद कर लेना, W3C की फुल फॉर्म। ये बेसिकली क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब की जो टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, किसी भी वेब पेज को बनाना, ऑर्गेनाइज करना और लिंकिंग करना, उसकी जो टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है और टिम बर्नर्स-ली ने पूरा इसको अपने अंडर में ले रखा है। आगे चलते हैं, इंटरनेट के कनेक्शन। अब आपके पास में आपने पढ़ लिया है बेसिकली हिस्ट्री चाहो तो और पढ़ सकते हो इंटरनेट की, लेकिन जो बेसिक जो एग्जाम के अंदर लायक है वही मैंने इसमें शामिल की है, और कुछ बोर्ड्स जो थे जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट वो भी मैंने शामिल कर दिए। अब हम चलते हैं कनेक्शन की। इंटरनेट के लिए अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल घर पे इंटरनेट लेना चाहते हो तो आपको उसके लिए कौन कौन से कनेक्शन आपके पास में अवेलेबल हैं। तो ये कनेक्शन आज की डेट के नहीं है, जितने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हुए सब कनेक्शन है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई कनेक्शन देखो और आप बोलो कि ये तो आजकल है नहीं, तो ऐसा नहीं है, मैं इसमें नॉलेज के लिए सब कुछ बता रहा हूँ। तो इसके सबसे पहला जो नाम आता है वो है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। ISP प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार के इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। बैंडविथ एंड कॉस्ट, उसके जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं उसके दो ही बेसिक फैक्टर होते हैं। एक तो होता है बैंडविथ, बैंडविथ मतलब कितना फास्ट आपका जो नेटवर्क चलेगा, मतलब उसमें नेटवर्क में डेटा कितना फास्ट डाउनलोड और अपलोड हो सकता है। दूसरा है कॉस्ट, उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है, वो आप इसको चूज करते हो। तो बैंडविथ और इसके बारे में बता चुका हूँ। स्पीड के बारे में आगे चलते हैं, पहले के बारे में देखते हैं। सबसे पहले डायल अप एक्सेस। डायल अप का मतलब जैसे फ़ोन है, फ़ोन के अंदर क्या करते हो आप, डायल करते हो। तो पहले जब फ़ोन के अंदर डायल अप कनेक्शन था, मतलब आपको याद होगा कि पहले आपके पास मॉडेम हुआ करता था, और मॉडेम के अंदर आज भी है, पहले तो क्या मतलब आजकल थोड़ा कम हो गया जियो के आने के बाद में, लेकिन उसके अंदर मॉडेम होता था। मॉडेम के अंदर आपको मिलता था एक यूजर ID और एक पासवर्ड। आप उस यूजर ID और पासवर्ड से आप उसको डायल अप करते थे, कनेक्ट करते थे। कनेक्ट होने के बाद ही आपका इंटरनेट चलता था। तो डायल अप एक्सेस इज ए मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन, मतलब आपके पास जो टेलीफोन लाइन आप यूज कर रहे हो टेलीफोन के लिए, उसी के जरिए ही आपका इंटरनेट चलता था। इसके लिए आपको पहले आपको डायल करना पड़ता था नंबर, उसके अंदर आपको ID और पासवर्ड देते थे। उस ID पासवर्ड से लॉगिन करके आप जैसे डायल कनेक्ट करते थे, कनेक्ट लिखा आता था, उस कनेक्ट करने से वो आपकी लाइन कनेक्ट होती थी। उसके बाद आप इंटरनेट चला पाते थे। इसका मतलब ये 24 घंटे आपकी लाइन कनेक्ट नहीं रहती थी। क्वेश्चन बनता है डायल अप एक्सेस के अंदर इंटरनेट 24 आवर्स रहता है कि नहीं रहता है, तो इसका मतलब नहीं रहता है। दूसरा सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज था वो ये कि अगर आपने इंटरनेट यूज कर रहे थे तो आप फोन पर बात नहीं कर सकते, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। तो इंटरनेट यूज कर रहे हो तो फोन पे बात मत करो, फोन पे बात कर रहे हो तो इंटरनेट यूज मत करो, दोनों में से एक बार में एक ही काम करो। यू कैन नॉट रिसीव वॉइस टेलीफोन कॉल्स ऑन दिस टेलीफोन लाइन ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो इस पर टेलीफोन कॉल्स आप रिसीव नहीं कर सकते हो। उसके बाद में डायल अप सर्विस के बाद थोड़ा पढ़ लेना, इसके अंदर क्या दे रखा है मैंने, मॉडेम का स्पीड दे रखी है और नीचे लाइन लिख भी रखी है कि आपको क्या मिलता था उसके लिए यूजर ID और पासवर्ड। समझ में आया। डायल अप सबसे पुराना था ये डायल अप एक्सेस, और इसकी स्पीड में क्या थी, धीरे थी। उसके बाद में आता है लीज लाइन। लीज लाइन क्या था, बेसिकली था तो वही, लीज लाइन इज डेडिकेटेड फोन लाइन दैट कनेक्ट्स ए कंप्यूटर टू इंटरनेट यूजिंग स्पेशल काइंड ऑफ मॉडेम्स, मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि आप ऐसा करो, हमें हमारी खुद की एक टेलीफोन लाइन जो है, जो आप हमें बेसिकली जिसके लिए आप इंटरनेट हम देखो, आप इंटरनेट जो हमें आप प्रोवाइड करवा रहे हो उसके लिए आप हमें पर्टिकुलर डेडिकेटेड लाइन दे दो एक। तो जो फोन लाइन थी वो पर्टिकुलर किसके लिए होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होती है, उसके अंदर कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करता। दूसरी बात, ये लीज लाइन जो होती है 24 आवर्स के लिए स्टार्ट रहती है, मतलब ये डायल अप की तरह नहीं होती है कि आप पहले कनेक्ट करो उसके बाद इंटरनेट यूज कर पाओगे। ये 24 आवर्स 7 डेज और क्या कहते हैं इसको आप कंटिन्यू ये क्या करेगा, कनेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक निश्चित टाइम का कनेक्ट रहेगा उसके बाद आपको बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा, ये हमेशा आपके कनेक्ट ही रहता है। दूसरा, इसमें यूज कहाँ होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, ये यूज होगा। लीज लाइन्स आर जनरली यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी दैट हैव देयर ओन इंटरनेट नेटवर्क एंड हैव लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, जिनमें यूजर्स की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। और आपको पता है जहाँ पर ज़्यादा यूजर्स एक साथ में किसी इंटरनेट को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस स्पीड को कम करने से रोकने के लिए लीज लाइन ली जाती है, एक बड़ी अच्छी खासी लाइन ली जाती है जिसमें अच्छी खासी बैंडविड्थ होती है। उससे क्या होता है कि ज़्यादा यूजर अगर उसको यूज कर भी लेते हैं तो उसका ट्रैफिक इतना नहीं हो पाता कि उसकी स्पीड को कम कर दे। द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ लीज लाइन इज रिजर्व्ड फॉर द ट्रैफिक बिटवीन गेटवे एंड इंटरनेट, इसके बीच में आप कोई दूसरा इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता। और ये क्या है, डायल अप सर्विस से थोड़ी सी, बहुत थोड़ी क्या कहता हूँ, अच्छी खासी रिलायबल और हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस है। आजकल जो भी यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली आज भी लीज लाइन का ही यूज होता है।
उसके बाद में था दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN। उसके बाद में जो ISDN आई थी वो भी क्या है, डिजिटल टेलीफोन सर्विस है दैट कैन ट्रांसमिट वॉइस डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन ओवर एन एग्जिस्टिंग सिंगल टेलीफोन लाइन। मतलब एक ही टेलीफोन लाइन, एक सिंगल टेलीफोन लाइन पर आप क्या कर सकते हो, वॉइस भी यूज कर सकते हो, डेटा भी यूज कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हो, सारा काम एक ही टेलीफोन लाइन पे होगा। इंटरनेट एक्सेस इज फास्टर इन यूजिंग ISDN दैन डायल अप एक्सेस। तो मतलब जो डायल अप सर्विस में था उसमें भी टेलीफोन लाइन यूज होती है, लेकिन ISDN के अंदर डेटा जो इंटरनेट के द्वारा जो एक्सेस किया जाता वो ज़्यादा फास्ट रूप से एक्सेस किया जाता था। ISDN इज कॉमनली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज, बिजनेस पर्पज के लिए इसे यूज करते थे। और सबसे अच्छा जो इसमें काम होता है वो है कि यू आर एबल टू कनेक्ट ए कंप्यूटर, ए फैक्स मशीन और ए टेलीफोन टू ए सिंगल ISDN लाइन। एक ही लाइन पर आप अपना टेलीफोन, कंप्यूटर और फैक्स मशीन तीनों को अटैच कर सकते हो, तीनों को सबको एक साथ में आप यूज में ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब आप फैक्स आ रहा है तो आपका टेलीफोन लाइन पे काम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक साथ में साइमल्टेनियसली यूज कर सकते थे। लेकिन इस सुविधा के लिए क्या होती है, कॉस्टली थी। किससे, डायल अप सर्विस से। तो ISDN इज मस्ट कॉस्टलियर देन डायल अप कनेक्शन। इट रिक्वायर्स ए स्पेशल फोन सर्विस एंड स्पेशल मॉडेम। आजकल तो डायल अप सर्विस ये ISDN है जो कमी दिखाई देती है, और लिखा भी हुआ देखो, नाउडेज ISDN सर्विस आर लार्जली बीइंग रिप्लेस्ड बाय हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब जैसे 3 हो चुकी है, अभी डायल अप हो गया है आपके सामने, उसके बाद लीज लाइन हो गया है, ISDN हो गया, उसके बाद में थे DSL। DSL क्या है, DSL भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है दैट अलाउज कनेक्टिंग टू इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन्स। ये भी टेलीफोन लाइन्स में यूज करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इसका जो डिसएडवांटेज जो सबसे अच्छा एडवांटेज है वो है कि इट डज नॉट अफेक्ट योर टेलीफोन वॉइस सर्विस। DSL में आपके जो टेलीफोन लाइन है उसको यूज तो करेंगे, लेकिन आपका जो टेलीफोन वॉइस सिस्टम है, आपका टेलीफोन आना जाना, उसको इंटरप्ट नहीं करेगा। जबकि आप डायल अप एक्सेस के अंदर क्या करते थे, अगर आप इंटरनेट यूज करोगे तो आप उस पर बात नहीं कर सकते थे। लेकिन DSL, जिसका पूरा नाम क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, अगर वो आप यूज कर रहे थे तो आप उस पर बात भी कर सकते हो, साथ में आप उसके अंदर इंटरनेट भी यूज कर सकते थे। तो इसकी जो डेटा स्पीड है वो भी नहीं लिखी, ये लिखी हुई है क्योंकि अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। 128 kbps टू 18.448 Mbps तक। फिर एक चीज और पूछी जाती है ADSL, इसकी फुल फॉर्म होती है एसिमेट्रिक DSL। ये क्या है, एक DSL का ही टाइप है, लेकिन वो आपको जो हाई स्पीड के लिए डेटा देता है ताकि आप इंटरनेट से हाई स्पीड से डेटा को डाउनलोड कर सको, उसके लिए यूज होता है ADSL। DSL इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर दैन डायल अप एक्सेस। यूज तो वही हो रहा है, लेकिन ये क्या है, 10 गुना ज़्यादा फास्ट है। किससे, डायल अप सर्विस से। फिर आता है दोस्तों केबल मॉडेम। केबल मॉडेम का आप केबल से मतलब समझ गए, जैसे अपने कोएक्सियल केबल होती है जिसके थ्रू अपने क्या है केबल चलता था, टीवी चलता था पहले, आजकल भी कई जगह यूज होता है। तो उस कोएक्सियल केबल के द्वारा ही आपको इंटरनेट की सुविधा मिलती थी। द यूजर कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया ए केबल मॉडेम थ्रू केबल टेलीविजन। द केबल मॉडेम प्रोवाइड्स 2 कनेक्शन। उस मॉडेम के अंदर बेसिकली 2 कनेक्शन होते थे, एक तो था टेलीविजन के लिए, एक दूसरा होता था कंप्यूटर के लिए। तो उस मॉडेम के अंदर 2 ऐसे प्लग लगाकर आप उसमें टेलीविजन भी चला सकते थे और आप उससे इंटरनेट भी चला सकते थे। मतलब कहने का मतलब है जो भी इंटरनेट है, जिसका इंटरनेट का डेटा, ऑडियो, वीडियो और सब कुछ था, वो कहाँ पे चलता था, कोएक्सियल केबल्स पर। नेटवर्किंग में तो बताया था मैंने आपको कोएक्सियल केबल्स क्या होती है, उसके जरिए आप इंटरनेट यूज किया जा सकता था। तो फायदा क्या था, द यूजर कैन एक्सेस द इंटरनेट एंड वॉच टेलीविजन एट ए सेम टाइम। आप टेलीविजन भी देख सकते हो, साथ साथ में इंटरनेट का भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली ये थे आपके सारे जो कनेक्शन टाइप्स है, उसके अंदर 5 के बारे में बेसिक पूछा जाता है। वैसे तो 4 के बारे में पूछा जाता है, वो केबल मॉडेम के बारे में खास पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने फिर भी उसको इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन मेन होता है डायल अप एक्सेस। क्वेश्चन ये बनता है डायल अप एक्सेस और लीज लाइन में क्या फ़र्क है, लीज लाइन क्या होती है, फास्ट कौन सी होती है, ISDN क्या होती है, DSL क्या होता है, DSL और जो लीज लाइन है उसमें क्या फ़र्क होता है, और साथ साथ में इन बोर्ड्स के बारे में पूछा जाता है। इन बोर्ड्स को आप अच्छी तरह याद कर लेना, और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को भी आप अच्छी तरह पढ़ लेना। मैं आपके साथ में जब HTML कराऊंगा तो मैं इसकी जो प्रॉपर सन वगैरह है वो भी बता दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा HTML कब आई थी, HTML 2.0, 3.0 क्या है, और अभी HTML 5 कब रिलीज हुआ था, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, HTML के टैग्स कौन से हैं, ये सारे करेंगे HTML वाले पार्ट में। फिलहाल फटाफट अब आज हिस्ट्री पूरी कर लिए, अब फटाफट आगे जाके हम करेंगे इंटरनेट का नेक्स्ट टॉपिक। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित, और मिलेंगे इंटरनेट के नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।